स्टेज पर पीहू, अवनी, साहिल और सात्विक मस्ती में डांस कर रहे थे और स्टेज के नीचे बार काउंटर पर अक्षय गुस्से से घूंट पर घूंट शराब पीते जा रहा था। उसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी। उसे देखकर एक पल के लिए बार काउंटर पर बैठा इंसान भी डर गया। अक्षय ने गुस्से से टेबल पर एक पंच मारा। उसका पंच इतनी जोर से टेबल पर लगा कि ये टेबल ही हिल गया। बार काउंटर पर बैठे इंसान ने अक्षय की तरफ देखकर घबराती हुई आवाज में कहा, सर आपको और ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, आप पहले से ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुके हैं। उस इंसान की बात अक्षय ने पूरी तरह से इग्नोर की और शराब का गिलास अपने हाथ में उठाकर पीने लगा। तभी उसकी नज़र पीहू के ऊपर गई, जिसकी डांस करते हुए ड्रेस काफी ज्यादा रिवीलिंग लग रही थी। तभी उसकी नज़र उसके आसपास डांस कर रहे दूसरे लड़कों पर गई, जो उसे हवस भरी नजरों से देख रहे थे। ये देखकर अक्षय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अक्षय ने अपने हाथ में पकड़ा कांच का ग्लास हाथ में ही तोड़ दिया, जिससे उसके हाथ से खून की धारा निकलने लगी। ये देखकर बार काउंटर पर बैठे इंसान ने डरते हुए कहा, सर आपके हाथों से खून निकल रहा है। अक्षय ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ाने लगा। पीहू अभी भी अपनी मस्ती में डांस कर रही थी, अवनी भी मजे से डांस कर रही थी, सात्विक और साहिल तो जैसे खुशी से पागल ही हो गए थे। तभी लंबे कदम लेता हुआ अक्षय सीधा आकर स्टेज पर चढ़ गया। उसने झटके से डांस कर रही पीहू को हाथ से पकड़कर अपने करीब किया, जो कि अपनी ही मस्ती में मगन होकर डांस कर रही थी। अचानक से इस तरह से खींचे जाने की वजह से पीहू अपना बैलेंस संभाल नहीं पाए और उस इंसान के सख्त सीने से जाकर टकरा गई। उसे शराब की काफी तेज बदबू। उसने अपना सर उठाकर देखा। जैसे ही उसकी आंखें अक्षय के लाल आंखों से मिली, उसके शरीर में डर से कंपन पैदा हो गई। उसने हक लाते हुए कुछ कहना चाह, पर उसकी जबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। वही अक्षय ने उसे कमर से कसके पकड़ा हुआ था। अक्षय की आंखें इस वक्त पीहू के सुंदर चेहरे को देखते हुए गुस्से से लाल हो रही थी। अक्षय के दिल में यही ख्याल चल रहा था कि यह लड़की यहाँ पर किसी और इंसान के लिए इतनी ज्यादा सज धज कर आई, जबकि उसे इस तरह से खूबसूरत लगने का हक सिर्फ उसके सामने था। वही यह याद करके कि यहाँ मौजूद हर एक आदमी उसकी बीवी को कितनी गंदी नज़र से देख रहा था, अक्षय की गुस्से की आग और ज्यादा भड़क गई। वही पीहू को इस तरह से खींचे जाने की वजह से सभी लोग अक्षय को और पीहू को देख रहे थे। अक्षय ने बिना कुछ सोचे समझे पीहू को कमर से पकड़कर खुद से सटाया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वही पीहू अभी भी डर के मारे अक्षय को दूर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अक्षय की लाल आंखें देखकर वह इतना तो समझ गई थी कि उसका पति बहुत ज्यादा गुस्से में है। वही अक्षय से इस तरह से अचानक से किस करने की वजह से वह हैरान हो गई। उसने अक्षय को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर अक्षय ने उसके कमर से पकड़कर खुद के और करीब खींचा और उसके होठों पर किस करने लगा। क्लब में मौजूद सभी लड़के लड़कियां हुटिंग करने लगे, क्योंकि आए दिन यहाँ पर ऐसे किसिंग सीन्स होते ही रहते थे, पर जो कोई भी यहाँ पर आते थे वह दोनों इन दोनों जितने परफेक्ट नहीं होते थे। इस वजह से सभी लोग जोर जोर से सीटियां बजाकर उन दोनों को इनकरेज कर रहे थे। अक्षय तो जैसे आज पीहू को कच्चा ही खा लेना चाहता था। वही अक्षय को वहां देखकर साहिल, सात्विक और अवनी की हालत तो खराब हो गई थी। साहिल ने डरते हुए सात्विक से कहा, हम क्या करें। सात्विक ने गुस्से से साहिल को देखा और कहा, अगर इस बार भाई ने कुछ भी किया तो मैं भाई से कह दूंगा कि यह सब तेरा प्लान था, मुझे कुछ नहीं पता। साहिल की बात सुनकर अवनी ने डरते हुए कहा, भाई भाई बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा। अवनी की बात सुनकर साहिल ने रुंधली आवाज में कहा, अब तक तो मैंने अपने लिए कोई लड़की भी नहीं ढूंढी और भाई टपक पड़े, पता नहीं है राक्षस भाई कहाँ से प्रकट हो जाते हैं।
आज तो हमने कुछ गड़बड़ भी नहीं की, एक बार भी हम में से किसी ने शराब नहीं पी। वही अक्षय लगातार पीहू के होठों पर किस कर रहा था और साथ में काट भी रहा था। उसकी पकड़ पीहू की कमर पर काफी ज्यादा कस रही थी, जिस वजह से पीहू को दर्द हो रहा था। पर अक्षय शायद पीहू को दर्द ही देना चाहता था। वही सब लोग हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे, जो करीब आधे घंटे से एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी एक लड़के ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे भाई, हमारी पार्टी तो शुरू करो, मुझे नहीं लगता ये यहीं पर रुकने वाले हैं। उसकी बात सुनकर सब लोगों ने हामी भरी, पर कोई भी फिर भी उन लोगों को देखने से नहीं हटा। वही अक्षय को जब लगा कि पीहू अब बेहोशी हो जाएगी, तब उसने पीहू को छोड़ा और अक्षय को छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके होंठ सुर्ख लाल हो चुके थे और उसका चेहरा भी सांस न ले पाने की वजह से लाल हो चुका था। इससे पहले कि पीहू कुछ कहती, अक्षय ने बिना कुछ सोचे समझे पीहू को अपने कंधे पर उठा लिया और लंबे कदम लेता हुआ वहां से निकलने लगा। उसके पीछे पीछे ही उसके बॉडीगार्ड आ गए। अक्षय को किसी ने भी नहीं पहचाना था, क्योंकि क्लब की लाइट डिम थी और अक्षय ने आते ही पीहू को किस करना शुरू कर दिया था। वही पीहू भी बेचारी चुपचाप अक्षय के कंधे पर लटकी रही, क्योंकि इस वक्त उसे लग रहा था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो उसका भड़का हुआ पति और ज्यादा भड़क जाएगा। पीहू को अब खुद पर तरस आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अक्षय के गुस्से से खुद को बचाने के लिए क्या करे। वही अक्षय ने एक बार भी पीहू की तरफ नहीं देखा, बस लंबे कदम लेता हुआ सीधा क्लब से बाहर आ गया। क्लब के बाहर ही अक्षय की गाड़ी पार्क थी। अक्षय पीहू को लेकर सीधा कार के अंदर बैठ गया। उसने पीहू को धम से गाड़ी के अंदर धकेला और खुद भी आकर बैठ गया। ड्राइवर की तरफ देखकर अक्षय ने कहा, प्राइवेट विला चलो। वही यह सुनकर पीहू की धड़कन बढ़ गई, उसे डर लग रहा था। उसने धीरे से अपना चेहरा अक्षय की तरफ किया। अक्षय को देखकर उसका डर और ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि अक्षय की आंखें और ज्यादा लाल हो रही थी। अक्षय का चेहरा किसी पत्थर की तरह सख्त था। पीहू ने धीरे से कुछ कहने की कोशिश की, पर डरने की वजह से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही अक्षय ने पीहू की तरफ देखा। जैसे ही अक्षय ने पीहू को देखा, पीहू का डर से बुरा हाल हो गया, क्योंकि अक्षय की आंखें अभी भी उसी तरह से गुस्से से लाल थी। अक्षय ने पीहू का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कार से बाहर निकल गया। पीहू भी लड़खड़ाते कदमों से कार से बाहर निकली। अक्षय ने झटके से उसे फिर से कंधे पर उठा लिया और घर के अंदर चला गया। ये घर भी मल्होत्रा मेंशन जितना ही बड़ा था। वहीं बेचारी पीहू अभी भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अक्षय सीढ़ियों से सीधा ऊपर जाने लगा। अक्षय का कमरा ऊपर था। अक्षय ने एक कमरे का दरवाजा खोला और अपने लात से उस कमरे को बंद करके पीहू को लेकर सीधा बिस्तर पर पटक दिया। बिस्तर पर ही पीहू ने डर के मारे अक्षय की तरफ देखा, जो उसे से ही घूर रहा था। पीहू ने डरते हुए कहा, अक्षु सॉरी। वही अक्षय जो हमेशा पीहू के मुंह से अपना निकनेम सुनकर खुश हो जाता था, आज उसे पीहू के मुंह से अक्षु सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से से अपने बाल को कसके पकड़ा और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। वह अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह गुस्से में पीहू को हर्ट भी कर सकता है। वही पीहू भी यह नोटिस कर रही थी कि अक्षय खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है। अक्षय ने चिल्लाकर एक पंच दीवार पर मारते हुए कहा, क्यों बीवी, क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम मुझे बता भी सकती थी। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने डरते हुए कहा, वह साहिल ने कहा कि आपको पसंद नहीं है ये सब, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अक्षय ने गुस्से से टेबल पर से वास उठाकर मेरे पर मारते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं इतना गया गुजरा लगता हूँ जो अपनी बीवी पर अपने हुक्म चलाऊंगा? अक्षय की इस तरह से कांच पर मारने की वजह से कांच पूरी तरह से टूट गया था। पीहू ने गिल्टी फील करते हुए कहा, सॉरी मेरी गलती थी, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। अक्षय ने गुस्से से खुद के बालों को कस के पकड़ा और पीहू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम्हें मैं माफ नहीं कर सकता। तुम्हें पता भी है, जब तुम्हें वहां मौजूद लड़के हवस भरी नजरों से देख रहे थे।
तब मुझे कैसा लग रहा था, यहाँ पर दर्द हो रहा था। इतना कहकर उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। तुम्हें पता है, जलन के मारे मेरा सीना चीर रहा है। वही अक्षय की बात सुनकर पीहू ने हैरानी से कहा, आपको जलन हो रही है? अक्षय ने गुस्से से पीहू की तरफ देखकर कहा, हो रही है जलन, और हमेशा होती रहेगी। मुझे तुम्हारे करीब मेरे अलावा कोई नहीं चाहिए, ना कोई आदमी, ना कोई औरत। तुम्हें छूने, तुम्हें देखने, तुम्हें प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये सब कहते हुए अक्षय की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। पीहू ने डरते हुए कहा, इस बार सॉरी प्लीज, आप मुझे कोई सजा मत दीजिए। अक्षय ने अपने लंबे कदम पीहू की तरफ बढ़ाए और कहा, सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी बीवी, ताकि तुम अगली बार से गलती करने से पहले 100 बार सोचो। इससे पहले कि पीहू कुछ कहती, अक्षय ने झट से उसे गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पीहू ने डरते हुए अक्षय की तरफ देखा। अक्षय के चेहरे पर गुस्सा कम हो गया था, पर इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ जुनून और दीवानगी नजर आ रही थी, जिस वजह से पीहू को डर लग रहा था। यह अक्षय के गुस्से से भी ज्यादा डरावना था। अक्षय ने पीहू को सीधा शावर के नीचे खड़ा कर दिया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए। इस वक्त दीवार और अक्षय के बीच छोटी सी मासूम पीहू दबकर रह गई थी। पीहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर अक्षय की तरफ देखकर कहा, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। अक्षय ने कहा, क्या तुम अपनी सजा बढ़ाना चाहती हो बीवी? तुम्हें तो आज डबल सजा मिलेगी, पहली मुझसे बात छुपाने की और दूसरी किसी और के सामने इस तरह से सेक्सी बनकर जाने की। तुम्हें इस तरह से सिर्फ मैं देख सकता हूँ, कोई और नहीं। और वहां पर डांस करते हुए कितने लड़कों ने तुम्हें छुआ बीवी? यह सब कहते हुए अक्षय की आंखों में फिर से गुस्सा लौट आया था। पीहू ने डरते हुए कहा, वह तो डांस करते हुए हो गया होगा, आप इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं? अक्षय ने गुस्से से पीहू को कस के पकड़कर खुद से सटाते हुए कहा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। इससे पहले कि पीहू कुछ कह पाती, अक्षय ने अपने एक हाथ से शावर का टैब ऑन किया और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिया। शावर के पानी के नीचे अक्षय पीहू को हंग्रीली किस कर रहा था, जिससे पीहू के होठों पर दर्द महसूस हो रहा था, पर वह चाहकर भी अक्षय को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अक्षय ने उसे कमर से कसके पकड़ा हुआ था, जिससे पीहू को दर्द हो रहा था। पीहू ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर अक्षय उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। अक्षय ने पीहू को होठों पर कसके बाइट किया और उसके होठों को अपने होठों से आजाद कर दिया। अक्षय के छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगे, उसके होठों से खून निकल रहा था। उसने नाराजगी भरी नजरों से अक्षय को देखा। कुछ देर बाद अक्षय बाथरूम में पीहू के साथ वाइल्ड होकर इंटीमेट हो रहा था। पूरे बाथरूम में पीहू की सिसकियां और की आवाज सुनाई दे रही थी। अक्षय आज काफी ज्यादा वाइल्ड था, जिस वजह से बेचारी पीहू को दर्द हो रहा था। अक्षय नशे में होने के कारण कुछ ज्यादा ही वाइल्ड होकर पीहू के होठों को काट रहा था। अक्षय ने पीहू की आंखों में देखकर उसके होठों पर किस करते हुए कहा, तुम्हें पता है जान, जब भी तुम्हें कोई देखता है तो मेरे दिल में कितना ज्यादा दर्द होता है। इतना कहकर उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कभी किसी से प्यार होगा, पर अब तुमसे हो गया है। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकता, सपने में भी नहीं। और आज वहां मौजूद हर एक लड़का तुम्हें लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरा दिल उन सबको जान से मारने का कर रहा था, पर मैंने खुद को कैसे संभाला ये सिर्फ मैं जानता हूँ। पीहू सिसकियां लेते हुए अक्षय की बात सुन रही थी। अक्षय की बात सुनकर अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों अक्षय से यह बात छुपाई। अक्षय ने उसके होठों पर किस करते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे एक बार पूछ लिया होता चेहरे तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, पर तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अक्षय अभी भी पीहू के साथ इंटीमेट हो रहा था। पीहू ने थकी हुई आवाज में कहा, अक्षु प्लीज अब और नहीं, पर अक्षय ने उसकी बात नहीं सुनी। अभी भी बाथरूम में दोनों की सिसकियां सुनाई दे रही थी।
अक्षय पहले से ही गुस्सा था और ऊपर से शराब का नशा, जिस वजह से पीहू के करीब आने के बाद वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। अपने 26 साल की जिंदगी में वह कभी किसी औरत के करीब नहीं करना था और अब उसे खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। अक्षय पीहू को सबक भी सिखाना चाहता था ताकि आगे से पीहू उससे कभी झूठ ना बोले। अक्षय को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी कि पीहू क्लब गई, उसे इस चीज से प्रॉब्लम थी कि उसे बिना बताए गई। अगर पीहू को क्लब जाना ही था तो वह अक्षय को बता देती। अक्षय खुद उसके साथ वहां पर आता, जिससे से किसी की हिम्मत नहीं होती उसकी बीवी को आंख उठाकर देखने की। वही यह सोचते कि अक्षय को याद आया कि कैसे क्लब में मौजूद हर एक लड़का पीहू को किस तरह से देख रहा था। अक्षय ने पीहू की तरफ देखा। पीहू ने अपनी थकी हुई आंखों से अक्षय की तरफ देखा और धीरे से कहा, प्लीज अब और नहीं, मैं थक गई हूं, मैं अगली बार से आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। पर अक्षय ने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ इंटीमेट होते हुए कहने लगा, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ बीवी, यू हैव टू टॉलरेट मी। अब पीहू काफी ज्यादा थक गई थी, उसकी आंखें थकावट के कारण बंद हो रही थी, पर अक्षय जैसे रुकने को तैयार ही नहीं था। अक्षय अभी भी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, पर अब अक्षय थोड़ा कम वाइल्ड हो गया था। पर पीहू इतना ज्यादा थक गई थी कि अब उसकी आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं थी। पीहू ने एक नजर अपनी थकी हुई आंखों से अक्षय को देखा। अक्षय ने जैसे ही पीहू की आंखों में थकावट और रिक्वेस्ट देखी, वह उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट गया, क्योंकि करीब पिछले 3 घंटों से वह लगातार पीहू के साथ इंटीमेट हो रहा था। भले ही अक्षय गुस्से में था और पीहू को पनिशमेंट देना चाहता था, पर वो पीहू को इतना ज्यादा भी परेशान नहीं कर सकता था कि पीहू की तबीयत खराब हो जाए। अक्षय के साइड हटने के बाद पीहू ने चैन की सांस ली और 1 मिनट के अंदर अंदर ही वह सो गई। वही अक्षय अभी भी अपनी खुली आंखों से शिलिंग को घूर रहा था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी, क्योंकि उसे उन सभी लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो उसकी बीवी को गलत नजरों से घूर रहे थे। अक्षय ने अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर पर फोन किया। उधर से किसी ने फोन उठाया। अक्षय ने कहा, सनशाइन क्लब की फुटेज चेक करवाओ। और जिस किसी ने भी मेरी बीवी पर अपनी गंदी नजर डाली थी, उन सब को उठा लो और ब्लैक चेम्बर में डाल दो, मैं कल सुबह उन सब का हिसाब करूंगा। इतना कहकर अक्षय ने फोन कट कर दिया और शैतानी हंसी के साथ कहा, मेरे अलावा मेरी बीवी को देखने, उसे छूने की किसी और को इजाजत नहीं है। इतना कहकर उसने एक नजर सुकून से सो रही पीहू को देखा और कहा, तुम सिर्फ मेरी हो बीवी। और इतना कहकर अक्षय ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब अक्षय की आंखें खुली, तब उसकी बाहों में उसकी प्यारी सी बीवी सिकुड़कर उसे चिपक कर सो रही थी। ये देखकर अक्षय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर पीहू के माथे पर किस किया और फिर उसके होठों पर अक्षय की किस करने की वजह से पीहू कसमसा गई, फिर वापस से सो गई। अक्षय ने बेड पर अपना हाथ एकाया और उस पर सर रखकर अपनी प्यारी बीवी को निहारने लगा, जो नींद में ही मुंह बना बनाकर सो रही थी। उसे इस तरह से सोता देख अक्षय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ना जाने कितनी देर तक अक्षय इसी तरह से उसे बिना पलके झपकाए देखता रहा। करीब सुबह के 9 बजे पीहू की नींद खुद जैसे ही उसने अंगड़ाई और आंखें खोली, उसका ध्यान बगल में अपने हाथ पर सर टिकाकर उसे देख रहे उसके हैंडसम पति पर गया, जो सुबह और ज्यादा ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। इस वक्त अक्षय और पीहू दोनों में से किसी के भी शरीर पर कपड़े नहीं थे, जिस वजह से पीहू अक्षय की चौड़ी छाती को अपनी आंखों के सामने देख रही थी, जिस वजह से उसका गला सूख रहा था। वही अक्षय ने जब पीहू को खुद को इस तरह से घूरता देखा, तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बीवी, तुम्हें अभी भी चाहिए? अक्षय की बात सुनकर पीहू ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीहू को इस तरह से करता देख अक्षय ने झटके से उसे खुद के करीब खींचते हुए कहा, सच में अभी भी तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है। रात को तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी थक गई थी, इस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर यह मत समझना कि तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो गई।
वहीं अक्षय की बात सुनकर पीहू की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, रात भर मेरी कमर तोड़ने के बाद भी मेरी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई तो अब क्या करने वाले हैं मेरे खड़ूस पतिदेव। उसने इतना ही कहा था कि अक्षय ने उसके गालों पर बाइट करते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा बीवी। इतना कहकर उसने झट से पीहू को गोद में उठाया। पीहू ने जल्दबाजी में अपनी दोनों बाहें अक्षय की गले में डालकर, इस वक्त दोनों बिल्कुल नेकेड थे, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वह तो ठहरी मल्होत्रा परिवार की बहू, तो उसे उन्हें उनके जैसा ही बनना पड़ेगा जो कि पीहू पहले से ही थी। वही उसे इस बात का डर लग रहा था कि अब अक्षय फिर से क्या करने वाला है, क्योंकि कल रात की वजह से अभी भी उसके लोअर पार्ट में दर्द हो रहा था। वही अक्षय मुस्कुराते हुए अपनी मासूम और शरारती बीवी के एक्सप्रेशन ही देख रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। अक्षय पीहू को लेकर सीधा बाथरूम में चला गया। पीहू घबराई हुई नजरों से अक्षय को देख रही थी। अक्षय ने उसके होठों पर होठ रखे और उसे पैशनेट किस करने लगा, जिस वजह से पीहू अक्षय को कुछ नहीं कह पाई। अक्षय किस करते हुए सीधा लेकर बाथटब में बैठ गया। बाथटब ऑटोमेटिक था, इस वजह से उसमें पानी अपने आप भर रहा था। टब के अंदर हल्के गुनगुने पानी में एक दूसरे की वजह से पीहू भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वह भी अक्षय का साथ दे रही थी। काफी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गया। दोनों के चेहरे अभी आपस में टकरा रहे थे और उनकी सांसें भी आपस में टकरा रही थी। पीहू ने रोते हुए कहा, रात को भी आपने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया, अब तो छोड़ दो। अक्षय ने पीहू की तरफ देखकर कहा, अभी तुम्हारी पनिशमेंट खत्म नहीं हुई है बीवी, यह पनिशमेंट 5 दिनों तक चलेगी। वही अक्षय की बात सुनकर पीहू की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, 5 दिन सुबह शाम इसी तरह से चलता रहा तो वह तो मर ही जाएगी और उसकी कमर वह तो चलने लायक ही नहीं बचेगी। उसने खुद से कहा, कुछ भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना मैं चलने लायक नहीं बचूंगी। पहले ही यह इतने ज्यादा स्ट्रांग है, ऊपर से 10 बार 10 कंटिन्यू करते हैं। पीहू अक्षय से बचने की प्लानिंग कर रही थी और अक्षत मन ही मन सोच रहा था, भले ही ये तुम्हारी सजा है बीवी, पर इसमें हम दोनों एंजॉय भी काफी कर रहे। वह मन ही मन काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसके बाद वह लोग मिनी हनीमून के लिए भी जाने वाले थे जो कि 10 दिन का था। और यह अक्षय की मां संगीता जी के हिसाब से बहुत कम दिन थे। उनके हिसाब से अक्षय और पीहू को 2 महीने के लिए हनीमून पर जाना चाहिए था, पर अक्षय के कंधों पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री को संभालने का बोझ था, इस वजह से वह 2 महीने तक बाहर नहीं रह सकता था। फिर भी उसने अपने टाइट शेड्यूल में से 10 दिन निकाल ही लिए थे। अक्षय ने कहा, कल तुम्हें एक बड़ा सा सरप्राइज दूंगा वाइफी, इसके बाद तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगी। यह सब सोचते हुए अक्षय पीहू के साथ इंटीमेट हो रहा था। काफी देर तक बाथरूम से सिसकियां और तेज चलती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। करीब दोपहर के 12 बजे सब शांत हुआ और अक्षय ने थकी हुई पीहू को गोद में उठाया और कमरे में आ गया। उसने पीहू को बेड पर लिटाया और तौलिए से उसके गीले बदन को पोंछने लगा। पीहू बेचारी थकने के कारण फिर से सो गई थी। अक्षय ने उसे अच्छे से पोंछा और फिर उसे शॉर्ट्स और प्रिंटेड टी शर्ट पहना दी। उसके माथे पर अक्षय ने किस की और अपने कपड़े बदलने चला गए। कुछ देर बाद अक्षय कमरे में लैपटॉप पर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। पीहू अभी भी सो रही थी। अक्षय ने एक नज़र अपनी सोती हुई बीवी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कल के लिए तैयार हो जाओ भी, क्योंकि कल तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। सिंघानिया विला। लिविंग रूम में माया और रेखा दोनों हैरानी से मनोहर जी को देख रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा खुश नजर आए थे। असल में मनोहर जी ने माया और रेखा से कहा था कि अब पीहू की शादी हो गई है। वो जानबूझकर उन दोनों को ये बात बता रहे थे ताकि ये दोनों कभी पीहू को नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचो।
वहीं माया घबराकर अपनी मां को देख रही थी क्योंकि पीहू की शादी हो जाना मतलब उनका प्लान फ्लॉप होना। पीहू का पति जो कि उनके मकसद में आड़े आ सकता था और अब पीहू को 21 साल का होने में सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए थे। इस वजह से उन्हें अपना प्लान शुरू भी करना था जिसमें उनका मेन हथियार विशाल था जिस पर पीहू पूरी तरह से लट्टू थी। और अब अगर पीहू की शादी हो गई है तो विशाल का वो लोग क्या करेंगे। माया ने नकली मुस्कुराहट के साथ मनोहर जी से कहा, दादाजी यह आप क्या कह रहे हैं, और अगर पीहू की शादी हो गई है तो उस बारे में हमें क्यों नहीं पता। मैं उसकी बहन हूँ और मम्मा उसकी माँ। माया और रेखा की बात सुनकर मनोहर जी ने अजीब हंसी के साथ कहा, सच में तुम दोनों उसके कुछ लगते भी हो। और रही बात मेरी पोती की शादी की तो उसकी शादी में उसके दादाजी थे और किसी और की उसकी शादी में कोई जरूरत नहीं थी। अब बस इतना याद रखना कि मेरी पोती को कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोच लेना कि उसका पति कौन है। मनोहर जी ने अभी भी माया और रेखा को नहीं बताया था कि पीहू की शादी किसके साथ हुई है। बस उन्होंने इतना कहा था कि जिसके साथ भी पीहू की शादी हुई है वो इंसान बहुत ही ज्यादा अमीर और ताकतवर है जो चुटकी बजाते ही सिंघानिया परिवार को मसल सकता है। ये सुनकर माया को यकीन नहीं हो रहा था कि पीहू जैसी बेवकूफ लड़की को कोई इतना अच्छा इंसान मिल सकता है। उसे मन ही मन अपने दादाजी पर गुस्सा आ रहा था और पीहू की किस्मत से जलन हो रही थी। उसने ठान लिया था कि वह जान कर रही थी कि कौन है जिसके दम पर उसके दादाजी इतना ज्यादा उड़ रहे हैं। कुछ देर बाद मनोहर जी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। मनोहर जी के जाने के बाद माया ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी माँ से, माँ अब हमारे प्लान का क्या होगा। इस बुढ़े ने तो उस बेवकूफ की शादी करा दी और यह भी कहकर गया है कि उसका पति बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमें जल्दी से पता लगाना होगा। हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं और मुझे पीहू से मिलना होगा और उसे विशाल के लिए उसकी फीलिंग को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, तभी हम हमारे प्लान में सक्सेसफुल हो पाएंगे। माया की परेशानी से कहाँ तक मुझे पता है वो बेवकूफ लड़की शादी के लिए मान गई। हो सकता है उसकी शादी करवा दी हो तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पहले हमें पता करना होगा कि उसकी शादी हुई किसके साथ है। इस बात से अनजान की पीहू की शादी जिस इंसान हुई है, इंसान किसी राक्षस से कम नहीं है। माया और रेखा अपनी प्लानिंग में लगी हुई थी। वहीं अक्षय के प्राइवेट विला में भी पीहू नींद में ही माया और रेखा के बीच में हुई सारी बातें सुन रही थी। यह सब उसकी शक्तियों के कारण हो रहा था जिस वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली और नजर घुमाकर इधर उधर देखा। कमरे के एक कोने में अक्षय लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उन्हें फिर से अपनी आंखें बंद थी। उसे माया और रेखा की बातें सुनाई दी जो कह रही थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी पीहू के साथ कांटेक्ट करना होगा। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बर्बादी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओ मेरी प्यारी बहना, बस जल्दी से मुझे फोन करो फिर मैं बताती हूँ कि पीहू मल्होत्रा क्या चीज है। इतना कहकर भी पीहू मुस्कुराने लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप देखना पीहू का शैतानी रूप और माया की कैसे बजेगी बैंड। वैसे आप सबको कहानी कैसी लग रही है? कमेंट भी बहुत कम होते हैं और भी मुझे बहुत बुरा लगता है यार। मैं इतनी मुश्किल से इतनी अच्छे अच्छे चैप्टर्स लिख रही हूँ। अगले एपिसोड में आप माया की बर्बादी देखोगे और उसके बाद अक्षय और पीहू का रोमांटिक हनीमून जो कि बहुत ज्यादा फनी और एडवेंचरस होने वाला है। वैसे जहाँ तक मेरे पुराने रीडर्स को पता है, मैं दूसरी चाइल्डहुड स्टोरी स्टार्ट करने वाली थी पर उसकी जगह पर मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की तो आपको इसमें चाइल्डहुड रोमांस भी देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारी कुहू मैडम जाएगी स्कूल जहाँ पर उसके क्यूट से बॉयफ्रेंड से आप सबको मैं मिलने आऊंगी। देखना कुहू और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर कैसे सबकी बैंड बजाते हैं। अच्छे अच्छे उन दोनों से इस कदर तहलका मचाएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। वैसे पीहू का छोटा सा बॉयफ्रेंड आपको कैसा चाहिए? अक्षय की तरह डोमिनेटिंग या फिर मस्तीखोर? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। सनशाइन क्लब के प्राइवेट रूम के अंदर
एक लड़का और एक लड़की बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे सो रहे, तभी लड़के की नींद धीरे से खुली और वह अंगड़ाई लेते हुए उठकर बेड पर बैठ गया। वही कुछ समय बाद जैसे ही उसने अपनी आंखें खुली, उसे कमरा कुछ अजीब लगा। उसने चारों तरफ नजर उठाकर देखा, यह उसका कमरा नहीं था। उसने फिर कल रात की बात सोची। उसे याद आया कि वो क्लब आया था और फिर जब उसका भाई क्लब आया तब वो उसकी भाभी को लेकर चला गया और वह डर के मारे वॉशरूम में जा रहा था। तभी किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा और कमरे के अंदर ले आया। ये याद आते ही उस लड़के ने नजरें इधर उधर घुमा कर देखा, तभी उसकी नजर खुद पर गई। उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। ये याद आते ही वह जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर साइड में सो रही लड़की की नींद खुल गई। उस लड़की ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्यों गला फाड़ रहे हो? वही वह लड़का यानी कि साहिल हड़बड़ी में अपने आसपास देखने लगा। उसने उस लड़की की तरफ देखा जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। उस लड़की ने भी कुछ भी नहीं पहना हुआ था। ये ख्याल आते ही साहिल जोर से चिल्लाने लगा, डायन कौन हो तुम? क्या किया तुमने मेरे साथ? साहिल के इस तरह से चिल्लाने के कारण वह लड़की उठकर बैठ गई। उसने कुछ भी नहीं पहना था पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़े ही आराम से चादर उठाकर खुद के ऊपर लपेटा और साहिल को घूरते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ कुछ करने का। कल रात को किसी ने मुझे ड्रग दे दिया था, इस वजह से ये सब हो गया। अब ज्यादा नाटक मत करो, न जाने कितनों के साथ आज से पहले सोए होगे तुम। इतना कहकर उस लड़की ने साइड में रखा हुआ अपना पर्स उठाया और उसमें से एक नोटों की गड्डी निकालकर साहिल के ऊपर फेंक दी और कहा, ये लो तुम्हारी कल रात की परफॉर्मेंस के लिए। वही साहिल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उस लड़की को देख रहा था। भले ही आज तक साहिल की 20 से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रही थी पर वो कभी किससे आगे नहीं बढ़ा था। साहिल में गुस्से से चिल्लाकर उस लड़की से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे खुद की तरह समझती हो? एक तो कल रात तुमने मेरा रेप किया और अब मेरी जिम्मेदारी उठाने की जगह तुम मुझे पैसे दे रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों की कमी है? तुम्हारे पास होंगे उससे 1000 गुना ज्यादा पैसे हैं मेरे पास। इतना कहकर साहिल ने वह पैसों की गड्डी उठाकर उस लड़की के ऊपर फेंकी और कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मेरा रेप किया है, अब मेरी जिम्मेदारी उठाओ। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? वही साहिल की बात सुनकर वह लड़की उसे अजीब तरह से घूर रही थी, जैसे उसके सामने कोई पागल खड़ा हो। अक्सर जब भी ऐसे हालात किसी लड़का या लड़की के बीच में होते थे तब लड़की यह सब कहती थी, पर यहाँ हालात उल्टे थे। लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और लड़का इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे उसकी इज्जत चली गई हो। उस लड़की ने शांति से कहा, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसे नमूने के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने में। और रही जिम्मेदारी की बात, तो क्या तुम खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? अब चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। उस लड़की की बात सुनकर साहिल एटीट्यूड से उसे घूरने लगा। साहिल ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मैं क्या करूंगा? साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने अपने बालों को खींचते हुए कहा, तुम पागल हो? लड़की प्रेग्नेंट होती है, लड़के नहीं। उस लड़की की बात सुनकर साहिल ने मुंह बनाकर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझसे मेरी वर्जिनिटी छीनी है, अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, तो मैंने भी तुम्हें अपनी वर्जिनिटी दी है, अब हिसाब बराबर। उस लड़की की बात सुनकर साहिल की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से उस लड़की को अपने करीब खींचा। वह दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की ने साहिल को खुद से धक्का देने की कोशिश की पर साहिल काफी स्ट्रांग था, इस वजह से वह लड़की साहिल को धक्का नहीं देख पा रही थी। उस लड़की ने साहिल की तरफ घूर कर देखा और कहा, मैंने कहा अभी के अभी मुझे छोड़ो वरना आगे जो होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम होगी।
साहिल ने उसकी तरफ देखकर दांत दिखाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला और तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। आखिर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। भले ही मैं एक अबला नर हूं, पर मैं खुद के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट केस करूंगा। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने जोर से चिल्लाकर, अभी के अभी अपना ये भाषण बंद करो, वरना तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है। अच्छे से टाइट करना मुझे अच्छे से आता है। उस लड़की की बात सुनकर साहिल ने उसे कमर से पकड़कर खुद से सटाते हुए कहा, चलो ना एक बार फिर से करते हैं। रात को तुमने मेरी इज्जत लूटी। इतना कहकर साहिल शर्माने लगा। इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है, हम रिपीट करके देखते हैं। वही साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने धड़ाम से साहिल को एक लात मारी। साहिल बेचारा बिना कपड़ों के बेड के नीचे गिर गया, पर उस लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बेड पर चादर लपेटकर खड़ी हो गई और उसने साहिल को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे छछूंदर को मैं अपनी जिंदगी में लाऊंगी? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अगर नहीं भूल सकते तो भाड़ में जाओ। इतना कहकर वह लड़की जल्दी से साइड में पड़े हुए अपने कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर चली गई। वही साहिल बेचारा बेड के नीचे बैठकर गुस्से से वह लड़की जिस तरफ गई थी वह देखने लगा। साहिल ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, कौन हो मुझे नहीं पता, पर तुमने सच में मेरी इज्जत लूटी है। अब साहिल मल्होत्रा से तुम्हारा पीछा इस जन्म में तो नहीं छूटेगा जानेमन। इतना कहकर साहिल मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद वह लड़की अपने कपड़े पहनकर बाहर आई। उस लड़की ने ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था। वह देखने में किसी गैंगस्टर की तरह लग रही थी। ये देखकर साहिल जल्दी से खड़ा हुआ। साहिल ने अब तक अपना लोअर और बॉक्सर पहन लिए थे। उसकी अप्पर बॉडी अभी भी नेकेड थी। वो काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। एक पल के लिए वह लड़की उसे देखकर देखती ही रह गई, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाला और साहिल की तरफ देखकर कहा, देखो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। वही साहिल अचानक से उसकी पीठ पर आकर कूद गया। वो लड़की गिरने को हुई, पर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और गुस्से से घूर कर साहिल से कहा, देखो तुम मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहे हो। अगर मेरा दिमाग सटक गया तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। उस लड़की की बात सुनकर साहिल ने अपने हाथों को कसके उसके गले पर बांधते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे साथ वही आऊंगा। आखिर तुम्ही ने मेरी इज्जत लूटी है। वही बार बार ये बात सुनकर वह लड़की परेशान हो गई। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ये क्या लगा रखा है तुमने? तुमने कहा कि मैंने तुम्हारा रेप किया, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, अब कह रहे हो इज्जत लूटी। हाँ किया मैंने, अब क्या करोगे तुम? साहिल ने जल्दी से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो खुद के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने आया था। अब मुझे तुम मिल गए, तुम्हें मुझसे शादी करके मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। वही साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने साहिल को पर जमीन पर पटक दिया। साहिल बेचारा दर्द के मारे अपनी कमर को सहलाने लगा। वो लड़की गुस्से से पीछे पलटी और उसने अपनी कमर से एक गन कर निकालकर साहिल के ऊपर तानते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें बहुत देर से समझा रही थी, क्योंकि गलती मेरी थी। मुझे नहीं पता कि तुम वजन थे या नहीं, पर एक बात कान खोलकर समझ लो, मेरा पीछा छोड़ो, क्योंकि मैं आग हूं और अगर मेरे करीब भी आए तो जलकर राख हो जाओगे। साहिल ने अपनी कमर को सहलाते हुए उसकी तरफ देखा जो उसके ऊपर गन थान कर खड़ी थी। उसने कहा, अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम चाहिए, मतलब चाहिए। मेरी जिम्मेदारी उठाओ, तुम इस तरह से नहीं भाग सकती। साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने इरिटेटेड आवाज में, बताओ कितने पैसे चाहिए, अभी के अभी तुम्हारे मुंह पर फेंकती हूँ। साहिल गुस्से से अपनी कमर को सहलाते हुए उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मतलब करनी होगी। अब उस लड़की का पारा हाई हो चुका था। उसने फायर कर दी। साहिल बेचारा जल्दी से साइड हट गया, वरना आज तो उसकी जान जाने ही वाली थी। गोली सीधा दीवार पर जाकर लगी।
कमरा साउंड था इसलिए बाहर आवाज नहीं गई। वहीं साहिल ने बेचारे ने साइड में देखा जहां पर गोली लगी थी। फिर उसने डरते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मेरी इज्जत लूटी और अब बदनामी के डर से मुझे जान से मारना चाहती हो? ये सब साहिल बहुत ड्रामेटिक तरीके से कह रहा था। उसकी बात सुनकर उस लड़की की आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने साहिल की तरफ देखकर कहा, आइंदा से कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर वह तेज कदम लेते हुए सीधा कमरे से बाहर निकल गई। साहिल ने उसके जाने के बाद अपने बालों में हाथ फेराकर कहा, जानेमन अब साहिल मल्होत्रा से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वैसे काफी डेयरिंग हो तुम, कोई बात नहीं। मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर मेरी जानेमन जो मेरा ख्याल रखेगी। इतना कहकर साहिल कल रात की यादों में खो गया। फ्लैशबैक। रात को जब अक्षय पीहू को लेकर चला गया था तब सात्विक और अवनी ने साहिल से घर चलने को कहा था, पर साहिल ने उनसे ये कहा था कि घर जाकर भी उसे भाई की डांट ही खानी है। इस वजह से वह यहाँ से फुल पार्टी कर ही जाएगा। साहिल की बात सुनकर सात्विक और अवनी ने कहा था कि वह दोनों घर जा रहे हैं। दोनों घर के लिए चले गए थे। अब क्लब में सिर्फ साहिल ही बचा था। काफी देर तक साहिल ने ड्रिंक की और फिर से डांस करने लगा। कुछ देर बाद साहिल को वॉशरूम जाना था, इसलिए वह लड़का आते कदमों से लिफ्ट से ऊपर जाने लगा। गलती से वह अपने रूम में ना जाकर किसी और रूम में चला गया। साहिल के रूम का नंबर 699 पर साहिल नशे में होने के कारण गलती से 666 कमरे में चला गया। जैसे ही साहिल कमरे के अंदर गया, उसे एक लड़की कमरे में बहुत बेचैनी से टहलते हुई नजर आई। साहिल ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उस लड़की की नजर जैसे ही साहिल पर गई, उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगी। उसने साहिल की तरफ देखकर कहा, अभी के अभी निकलो यहाँ से। साहिल ने उसकी तरफ देखा और घूरते हुए कहा, यह मेरा कमरा है, मैं क्यों निकला? उस लड़की ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, देखो यह मेरा कमरा है, यहाँ से बाहर निकलो वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। साहिल ने भी एटीट्यूड से कहा, तुम मेरे साथ क्या करोगी? छुईमी तो हो। साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने झटके से साहिल को कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके होठों पर किस करने लगी। वहीं साहिल ये देखकर हैरान हो गया। उसने उस लड़की को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर उस लड़की की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी और वह काफी ज्यादा अग्रेसिव होकर किस कर रही थी। कुछ देर बाद साहिल नशे में होने के कारण बहकने लगा। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को पागलों की तरह चूमने लगे। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए ही बेड पर आकर गिर गए। साहिल अब उस लड़की के ऊपर था और उसे हंगरी होकर किस कर रहा था। वो लड़की भी साहिल के इस तरह से किस करने के कारण काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही थी। साहिल ने जैसे ही उसकी बॉडी देखी वह हैरान हो गया, क्योंकि उस लड़की की बॉडी पूरी रेड हो चुकी थी। साहिल ने उसकी बॉडी टच की तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। साहिल ने खुद को कंट्रोल किया और उसके ऊपर से उठ गया। उसने कहा, तुम्हें बुखार है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। उस लड़की ने मदहोशी भरी आवाज में साहिल को कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मुझे डॉक्टर की नहीं तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर वह साहिल के होठों पर फिर से किस करने लगी। उस लड़की की बात सुनकर साहिल को अजीब लगा। जब उसने उस लड़की का तब उसे समझ में आ गया कि शायद इसे किसी ने ड्रग दिया है। वो लड़की साहिल के साथ अपनी मन मर्जी का कर रही थी। साहिल हैरानी से देख रहा था, जो उसकी इज्जत पूरी तरह से लूटने के लिए तैयार थी। साहिल ने उसकी तरफ देखो, मैं नहीं कर सकता, मैंने खुद को अपनी बीवी के लिए बचा कर रखा है। साहिल ने उसकी तरफ देखो, अगर आज तुमने मेरी इज्जत लूटी तो तुम्हें मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें फिर किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उस लड़की ने साहिल पर ध्यान नहीं दिया और उसके सीने पर किस करने लगी। आंखें साहिल ने भी अपना कंट्रोल खो दिया और वो भी उस लड़की का साथ देने लगा। कुछ देर बाद साहिल उसके अंदर समा गया। साहिल के अंदर
समाते ही उस लड़की की चीख निकल गई और साहिल ने उसका दर्द कम करने के लिए उसके होंठों पर अपने होंठ और उसे किस करने लगा। रात को काफी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहे जब तक वह लड़की शांत नहीं हो गई। साहिल उसे सेटिस्फाई करता रहा। जब वह थक कर सो गई तब साहिल भी उसके बगल में आकर सो गया और उसने उस लड़की के माथे पर किस किया और कहा, अब सिर्फ तुम मेरी हो जानेमन साहिल मल्होत्रा की, अब तुम चाह कर भी कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। इतना सोचकर साहिल भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगाकर सो गया। फ्लैशबैक एंड। रात की बातें याद करके साहिल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने बालों में हाथ फेर कर कहा, तो तुम्हें अब मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता जानेमन। इतना कहकर साहिल ने अपना शर्ट उठाया और मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गया, क्योंकि अब उसे अपनी जानेमन को अपनी जिंदगी में लाने के लिए अपनी पागल फैमिली को पटाना था, क्योंकि उसकी फैमिली को अगर पता चल गया कि वह किसी लड़की के साथ रात बिता कर आया है तो उसकी फैमिली हाथ धोकर उसके पीछे शादी के लिए पड़ जाएगी, जो कि साहिल चाहता था। वही अक्षय के प्राइवेट विला में पीहू वॉशरूम से नहाकर बाहर निकली थी। उसने इस वक्त सिर्फ बथरोब पहना हुआ था। अक्षय कमरे में नहीं था। ये देखकर पीहू को लगा कि शायद अब से नीचे होगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। वो ये सब कर ही रही थी कि उसे दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, अक्षय शर्टलेस होकर किचन से आ रहा था। उसके हाथ में जूस का गिलास और सैंडविच था। ये देखकर पीहू के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि पीहू कुछ कह पाती उसका ध्यान अक्षय की तरफ गया, जो इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। ये देखकर पीहू ने उसकी नजरों को फॉलो किया। उसको ध्यान आया कि उसका बाथरोब नीचे सरक गया था और अक्षय का ध्यान पीहू की कॉलर बोन पर था, जो कि बाथरूम से साफ साफ नजर आ रही थी। ये देखकर पीहू की आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने घूरते हुए कहा, क्या देख रहे हैं आप अक्षु? अक्षय ने अपने निचले होठों को काटते हुए कहा, तुम्हारा सेक्सी फिंगर बेबी। अक्षय की बात सुनकर पीहू उसे घूरने लगी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अक्षय को इस तरह खुद को देखता पाकर पीहू की आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से अक्षय को घूरते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं अक्षय? अक्षय ने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, अपनी हॉट बीवी का हॉट फिगर देख रहा हूँ। इतना कहते हुए अक्षय अंदर आने लगा। वही पीहू अभी भी उसे घूर कर देख रही थी, पर अक्षय ने सब इग्नोर किया और अपने हाथ में पकड़ा ब्रेकफास्ट का ट्रे टेबल पर रखकर अपने कदम पीहू की तरफ बढ़ाने लगा। पीहू अभी भी अपनी जगह पर खड़ी होकर अक्षय को घूर रही थी। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, अक्षय ने झटके से उसे कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। पीहू ने अपने दोनों हाथ अक्षय के सीने पर रख दिए और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर अक्षय तो उसे जैसे छोड़ने के मूड में ही नहीं था। अक्षत की आंखों में पीहू के लिए डिजायर साफ साफ नजर आ रहे थे। ये देखकर पीहू ने मन ही मन रोते हुए कहा, हे भगवान, यह आदमी मेरी कमर तोड़ के रहेगा, ना रात को छोड़ता है ना सुबह, अभी तो दिन का समय है। उसने इतना सोचा ही था कि अक्षय की मदहोशी भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। अक्षय ने उसके गालों पर काटते हुए कहा, आई नो बीवी कि तुम क्या सोच रही हो, पर इसमें गलती तुम्हारी है। तुम मुझे बार बार सेड्यूस करती हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अक्षय की आंखों में देखकर घूरते हुए कहा, मैंने कब आपको सेड्यूस किया? अक्षय ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर पीहू की कॉलर बोन की तरफ देखकर कहा, अभी अभी। कुछ देर बाद अक्षय पीहू के होठ और कॉलर बोन पर लगातार किस कर रहा था। पीहू चाह कर भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पा रही। अक्षय ने पीहू को देखकर अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, बीबी प्लीज। इतना कहकर अक्षय ने उसे गोद में उठाया और लेकर बिस्तर पर चला गया। उसने पीहू को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर आकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। कुछ देर तक पीहू ने मना किया, पर बाद में वह भी खोकर अक्षय को किस करने लगा।
पीहू की आहें निकल रही थी पर वह भी उसके मुंह में ही रह रहे थे क्योंकि अक्षय उसके होठों पर किस कर रहा था। अक्षय अब काफी ज्यादा पैशनेट होकर किस कर रहा था। अक्षय पीहू के होठों से अपने होंठ हटाकर पीहू को देखने लगा जो आहें भर रही थी क्योंकि अक्षय की किस काफी पैशनेट थी। पीहू की तरफ देखकर अक्षय ने उसके गाल पर बाइट करते हुए कहा, योर मोन मेक मी क्रेजी वाइफी। पीहू ने अक्षय की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा क्योंकि इस वक्त वो लंबी लंबी आहें भर रही थी और सिसकियां ले रही थी। अक्षय ने एक नज़र पीहू की तरफ देखा जो उसके लिए काफी डेस्परेट लग रही थी। ये देखकर अक्षय ने शरारती मुस्कुराहट के साथ, बीवी हमें देर हो रहे हैं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। वही अक्षय की बात सुनकर पीहू बुरी तरह से उसे घूरने लगी। पीहू ने गुस्से से अक्षय को अपनी तरफ खींचा और उसके ऊपर चढ़ गई। अक्षय यही चाहता था कि पीहू भी अपना प्यार उसके लिए दिखाएं। डिजायर सिर्फ लड़कों की नहीं बल्कि लड़कियों की भी होती है, इसलिए अक्षय चाहता था कि पीहू अपनी सभी फीलिंग्स उसके साथ खुलकर शेयर करे, चाहे वो उसकी डिजायर ही क्यों ना हो। अक्षय ने पीहू की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, क्या हुआ बीवी, क्या कर रही हो तुम? पीहू ने अक्षय की आंखों में घूरते हुए कहा, वही जो आप मेरे साथ कर रहे थे। इतना कहकर पीहू ने अपने छोटे छोटे हाथों से अक्षय के शर्ट के बटन खुले और उसके खुले सीने पर किस और वाइट करने लगी। अक्षत आराम से अपने हाथ सर के पीछे टिका कर बेड पर लेटा हुआ था और पीहू उसके सीने पर किस करते हुए बाइट के निशान बना रही थी। वैसे तो अक्षय इससे काफी ज्यादा उत्तेजित हो रहा था पर वह अपनी बीवी की कलाकारी देखना चाहता था। पीहू के किस करने के कारण अब अक्षय की सांसें तेज हो गई थी और उसके माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। अक्षय की हालत देखकर पीहू के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, मुझे तड़पाना चाहते थे पतिदेव पर शायद भूल गए कि आपकी बीवी आपसे 2 कदम आगे है। इतना कह सकती पीहू शैतानी मुस्कुराहट के साथ अक्षय के होठों पर काट लिया। अब अक्षय का कंट्रोल खुद पर से छूट गया था। अक्षय ने झटके से पीहू को नीचे किया और उसके ऊपर आकर, मुझसे बदला ले रही हो बीवी? पीहू ने उसकी आंखों में देखकर अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, मैंने कौन सा बदला लिया? पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसके गालों पर वाइट करते हुए कहा, अभी तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर अक्षय पीहू के होठों पर लगातार किस कर रहा था जिस वजह से पीहू की लंबी लंबी सिसकियां और आहें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अक्षय और पीहू एक दूसरे को जी भरकर प्यार कर रहे थे। वही अक्षय की वजह से पीहू की सिसकियां निकल रही थी जिसे सुनकर अक्षय और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसने पीहू के गाल पर किस करते हुए कहा, चेरी तुम्हारी आवाज से मुझे पागल करती है जिसे सुनकर मैं खुद पर से कंट्रोल खो देता हूँ। अक्षय की बात सुनकर पीहू सिसकियां लेते हुए अक्षय से कहा, आप काफी वाइल्ड हो, इस वजह से मेरी सिसकियां निकलती है। अक्षय ने पीहू की बात सुनकर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, योर मून मेक मी क्रेजी वाइफी। इतना कहकर अक्षय पीहू के साथ डेस्परेटली इंटीमेट होने लगा। काफी देर तक अक्षय और पीहू का हॉट रोमांस कमरे में चलता रहा। आखिर में कुछ देर बाद भी पीहू ने अपनी थकी हुई आवाज ने कहा, अक्षु प्लीज अब और नहीं, मैं काफी थक गई हूँ, मेरी कमर भी दर्द कर रही है, प्लीज। अक्षय ने एक नजर पीहू की तरफ देखा जिसका चेहरा सच में थकावट से भरा हुआ लग रहा था। अक्षय भी जानता था कि पिछले 3 दिनों से उनका चौथी बार है, इस वजह से अक्षय जल्दी से साइड में हट गया। हालांकि वह अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था पर उसके लिए उसकी प्यारी बीवी की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी थी। अक्षय ने घड़ी में टाइम देखा, अभी सुबह के 11 बजे बज रहे थे। अक्षय ने पीहू को गले लगाकर कहा, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे, तब तक हम दोनों थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। इतना कहकर अक्षय ने पीहू को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। पीहू की आंखें पहले से ही नींद की वजह से बंद हो रही थी क्योंकि वह काफी ज्यादा थक गई थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सो गए। वही मल्होत्रा मेंशन में
साहिल जब से आया था तब से बच्चों की तरह रोकर वसुधा पीछे चिपका हुआ था। उसके इस तरह से रोने के कारण सब लोग उसे ही देख रहे थे। आखिर में कृपा जी ने चढ़ते हुए कहा, तू मुझे बता कि क्या हुआ है, वरना तेरी चप्पल से पिटाई मेरे हाथों से तय है। अपनी मां की बात सुनकर साहिल ने बच्चों की तरह रोते हुए वसुधा जी को गले लगाया और कहा, दादी देखो ना, मां मुझे डांट रही है। वसुधा जी ने कहा, तू बता, वरना उसकी तो नहीं पता, मेरी चप्पल जरूर तुझे पड़ेगी। वसुधा जी की बात सुनकर साहिल ने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, आपके हैंडसम क्यूट इंटेलिजेंट पोते की इज्जत लूट गई दादी। इतना कहकर साहिल ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। साहिल की बात सुनकर पूरी मल्होत्रा फैमिली के एक्सप्रेशन पूरी तरह से काले हो गए थे। उन्हें अगर इस टाइम कोई देख लेता तो हंस हंस के लोटपोट हो जाता। वसुधा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उनका मुंह भर खुला हुआ था। अगर वह जल्दी ही मुंह बंद ना करें तो 2-3 मक्खियां तो उनके मुंह में घुसे जाए। आज के लिए बस इतना ही यार, मेरा मूड नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पॉकेट एफएम पर नई कौन सी अपडेट आई है। आपको पता है डेली अपडेट बोनस बंद हो गया है। अब हमें सिर्फ रेवेन्यू शेयर मिलेगा और वह भी सिर्फ तब जब आप लोग कॉइन से हमारे एपिसोड ओपन करोगे। हम इतनी मेहनत से लेकर और ये लोग सिर्फ हमें रेवेन्यू शेयर दे, वह भी 20% से भी कम। मेरा तो दिल ही नहीं करता लिखने का। सोच रही हूँ कुछ दिन तक लिखने के बाद सभी कहानियां बंद करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। कम से कम किसी जॉब पर तो लग जाऊंगी। वैसे अगर मेरी रीडर में कोई स्टोरी लिखने वाला राइटर हो तो मुझे उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। क्या आप मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज करके बता सकते हो प्लीज। एडिटेड चैप्टर पॉकेट एफएम वालों ने फोन किया था जिस वजह से मुझे एडिट करना पड़ रहा है। तो अब इसका भी सत्यानाश हो गया है। तो अब मैं क्या करूं, मैं उनसे पूछकर देखती हूँ कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि वह लोग मुझे एडिट करने के लिए कह रहे हैं, जबकि इस तरह की कई सारी नॉवेल्स मैंने खुद पढ़ी है, उनकी तो अभी तक नहीं हटती। पर मेरी नॉवेल से क्या प्रॉब्लम थी आज के लिए। बस इतना ही यार, मेरा मूड नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पॉकेट एफएम पर नई कौन सी अपडेट आई है। आपको पता है डेली अपडेट बोनस बंद हो गया है। अब हमें सिर्फ रेवेन्यू शेयर मिलेगा और वह भी सिर्फ तब जब आप लोग कॉइन से हमारे एपिसोड ओपन करोगे। हम इतनी मेहनत से लेकर और ये लोग सिर्फ हमें रेवेन्यू शेयर दे, वह भी 20% से भी कम। मेरा तो दिल ही नहीं करता लिखने का। सोच रही हूँ कुछ दिन तक लिखने के बाद सभी कहानियां बंद करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। कम से कम किसी जॉब पर तो लग जाऊंगी। वैसे अगर मेरी रीडर में कोई स्टोरी लिखने वाला राइटर हो तो मुझे उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। क्या आप मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज करके बता सकते हो प्लीज। के लिए बस इतना ही यार, मेरा मूड नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पॉकेट एफएम पर नई कौन सी अपडेट आई है। आपको पता है डेली अपडेट बोनस बंद हो गया है। अब हमें सिर्फ रेवेन्यू शेयर मिलेगा और वह भी सिर्फ तब जब आप लोग कॉइन से हमारे एपिसोड ओपन करोगे। हम इतनी मेहनत से लेकर और ये लोग सिर्फ हमें रेवेन्यू शेयर दे, वह भी 20% से भी कम। मेरा तो दिल ही नहीं करता लिखने का। सोच रही हूँ कुछ दिन तक लिखने के बाद सभी कहानियां बंद करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। कम से कम किसी जॉब पर तो लग जाऊंगी। वैसे अगर मेरी रीडर में कोई स्टोरी लिखने वाला राइटर हो तो मुझे उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। क्या आप मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज करके बता सकते हो प्लीज। आज के लिए बस इतना ही यार, मेरा मूड नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पॉकेट एफएम पर नई कौन सी अपडेट आई है। आपको पता है डेली अपडेट बोनस बंद हो गया है। अब हमें सिर्फ रेवेन्यू शेयर मिलेगा और वह भी सिर्फ तब जब आप लोग कॉइन से हमारे एपिसोड ओपन करोगे। हम इतनी मेहनत से लेकर और ये लोग सिर्फ हमें रेवेन्यू शेयर दे, वह भी 20% से भी कम। मेरा तो दिल ही नहीं करता लिखने का। सोच रही हूँ कुछ दिन तक लिखने के बाद सभी कहानियां बंद करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। कम से कम किसी जॉब पर तो लग जाऊंगी।
आज के लिए बस इतना ही यार, मेरा मूड नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पॉकेट एफएम पर नई कौन सी अपडेट आई है। आपको पता है डेली अपडेट बोनस बंद हो गया है। अब हमें सिर्फ रेवेन्यू शेयर मिलेगा और वह भी सिर्फ तब जब आप लोग कॉइन से हमारे एपिसोड ओपन करोगे। हम इतनी मेहनत से लेकर और ये लोग सिर्फ हमें रेवेन्यू शेयर दे, वह भी 20% से भी कम। मेरा तो दिल ही नहीं करता लिखने का। सोच रही हूँ कुछ दिन तक लिखने के बाद सभी कहानियां बंद करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। कम से कम किसी जॉब पर तो लग जाऊंगी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। साहिल की बात सुनकर मल्होत्रा फैमिली के एक्सप्रेशन काले पड़ गए थे। वहीं सभी लोग मुंह फाड़कर आंखें बड़ी बड़ी करके साहिल की बात सुन रहे थे। सबसे पहले वसुधा जी ने रिएक्ट किया और साहिल को खुद से अलग करके उसका चेहरा हाथों में भरकर कहा, क्या कहा तूने? साहिल ने रोते हुए कहा, मैं लुट गया दादी, बर्बाद हो गया। दिनदहाड़े एक लड़की ने मेरी इज्जत लूट ली। साहिल की बात सुनकर कृपा जी ने रोते हुए कहा, हे भगवान, क्या हो गया मेरे मासूम बच्चे के साथ? कृपा जी की बात सुनकर संगीता जी ने भी रोते हुए कहा, हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हमारे घर के जवान बेटे की इज्जत दिनदहाड़े एक लड़की लूटकर चली गई है। भगवान क्या दिखा रहा है तू? इतना कहकर संगीता जी और कृपा जी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। उन्हें साथ में ज्वाइन करते हुए वसुधा जी भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। इस वक्त घर पर ओम जी, संजय जी और करण जी मौजूद नहीं थे, वरना इन सभी की नौटंकी देखकर वह लोग पागल ही हो जाते। वही साहिल ने मन ही मन कहा, हे भगवान, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? कहीं मेरी शादी करवाने की जगह यह मेरी जानेमन को जान से ना मार दे। मेरी तीनों माताएं किसी काली माता से कम ही नहीं है। इतना कहकर साहिल फिर से उन तीनों का साथ देकर गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। चारों अपनी ही दुनिया में खोकर इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि घर के नौकरों ने अपने कानों पर हाथ रख दिया था। उन लोगों का दिल यहाँ से भागने का कर रहा था, पर वह सब चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकते थे। तभी ऑफिस से करण जी, संजय जी और ओम जी वापस आए। ओम जी बस आज कंपनी कई दिनों बाद देखने के लिए गए थे, वरना वह रिटायर हो चुके थे। वहीं जैसे ही तीनों ने हॉल के अंदर कदम रखा, हॉल में इन चारों को इस तरह से गला फाड़कर रोता देख ओम जी, करण जी और संजय जी हैरानी से चारों को देखने लगे, जो सब बात से अनजान होकर साहिल को गले लगा लगा कर रो रही थी। सबसे पहले संजय जी और ओम जी ने रिएक्ट किया और दोनों दौड़ते हुए अपनी अपनी बीवियों के पास गए। ओम जी ने कसके वसुधा जी को गले लगाया और उनका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, आप क्यों रो रही हो वसुधा? मुझे बताओ। अगर इस नालायक ने कुछ किया होगा तो आज छड़ी से मार मार कर इसकी बम सुझा दूंगा। उनकी बात सुनकर वसुधा जी कुछ कह पाती इससे पहले ही संजय जी ने संगीता जी को गले लगाकर उनके सर को सहलाते हुए कहा, हाँ मुझे बताओ, मैं तो इसके दांत तोड़कर इसके हाथ में दे दूंगा। वही संगीता जी भी कुछ कह पाती, तभी कारण जी चलते हुए आकर कृपा जी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कृपा जी को गले लगाकर कहा, मुझे भी बताओ, मैं तो इसका सर ही फोड़ दूंगा। वही साहिल अपने सामने खड़े अपने पापा, बड़े पापा और दादा को देख रहा था, जो कि उसे रोता देख बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाकर उसकी हड्डी पसली तोड़ने का इंतजाम करने के बारे में सोच रहे थे। वसुधा जी ने रोते हुए ओम जी के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, ओम जी, हमारे घर की इज्जत चली गई, हमारे जवान बेटे का दिनदहाड़े रेप हो गया। इतना कहकर वसुधा जी रोने लगी। वही वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी, संजय जी और करण जी तो जैसे ब्लॉक हो गए। उन्होंने घबराती हुई आवाज में कहा, क्या कहा आपने? वसुधा जी ने साहिल की तरफ इशारा किया और कहा, हमारे बेटे की इज्जत चली गई। वही साहिल की तरफ देखकर ओम जी ने अजीब नजरों से कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? साहिल बच्चों की तरह रोते हुए सीधा जाकर ओम जी से चिपक गया। ओम जी ने उसे दूर धकेलकर कहा, सीधे खड़े रहो और बताओ।
साहिल ने गला फाड़ फाड़ कर रोते हुए अपनी आपबीती सबको सुना दी। साहिल की बात सुनकर करण जी ने कहा, कैसा लड़का है तू, दिन दहाड़े तेरी इज्जत लूट कर एक लड़की चली और तू क्या कर रहा था? और वैसे भी तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। वही करण जी की बात सुनकर वसुधा जी, संगीता जी और कृपा जी का रोना बंद हो गया। तीनों घूर घूर कर साहिल को देखने लगी। तीनों को इस तरह से खुद को घूरता देखकर साहिल ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, पापा आप कैसे हो? एक जवान बेटे का सब कुछ लुट गया और आप उसे संभालने की जगह उस पर इल्जाम लगा रहे हो। इतना कहकर साहिल ने अपना चेहरा छुपाया और जोर जोर से रोने लगा। वही साहिल को रोता देख वसुधा जी ने अपनी चप्पल निकाली और कस के करण के ऊपर फेंककर मारी। करण जी जल्दी से नीचे झुक गए थे, वरना आज उन्हें चप्पल पड़ने वाली थी। वसुधा जी ने कहा, नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते से इस तरह से बात करने की? यह कितना ज्यादा डरा हुआ है। इधर आ मेरे बच्चे। इतना कहकर उन्होंने अपनी बाहें खोल दी। साहिल भी दौड़ते हुए सीधा जाकर वसुधा जी से लिपट गया। वसुधा जी ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, मुझे बता कौन थी वह लड़की, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वसुधा जी की बात सुनकर साहिल ने मन ही मन कहा, अरे नो, यह मेरा प्लान कहाँ पलट गया। फिर उसने रोते हुए वसुधा जी से कहा, दादी मुझे उसका नाम नहीं पता, हमें क्लब की सीसीटीवी फुटेज से उसके बारे में पता करना होगा और आप उसे कुछ मत करना। वसुधा जी ने साहिल की बात सुनकर मुंह बनाकर कहा, क्यों कुछ ना करूं? मेरे पोते की वर्जिनिटी छीन ली उस लड़की ने। साहिल ने रोते हुए कहा, दादी इसीलिए तो आप तो जानती हो ना मैं कितना प्यारा और शरीफ हूँ। जिस लड़की ने मेरा फायदा उठाया उसी से अब मुझे शादी करनी होगी। उसने मेरा रेप किया है तो उसे मेरी जिम्मेदारी भी उठानी होगी ना दादी। यह सुनकर वसुधा जी ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वसुधा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कृपा जी और संगीता जी ने कहा, हाँ माँ, उसने हमारे प्यारे से भोले भले बच्चे का फायदा उठाया है, अब उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी, मेरा मासूम बच्चा। इतना कहकर कृपा जी ने साहिल के गालों पर किस कर दिया। वही करण जी, ओम जी और संजय जी अच्छे से समझ गए थे कि इसमें जरूर साहिल की कोई मिलीभगत है, पर वह तीनों अभी कुछ नहीं कहने वाले थे, क्योंकि अगर उनके जबान से कुछ शब्द निकला और उनकी प्यारी बीवियों को पसंद नहीं आया तो साहिल की जगह पर उनकी पिटाई होना तय था। वही साहिल मन ही मन खुश होते हुए कहने लगा, अब मुझे तुम्हें अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जाने मन इतना सोचकर साहिल खुश हो गया। वसुधा जी ने अपने सामने खड़े अपने दोनों बेटों को देखकर घूरते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी से साहिल जिस क्लब में गया था वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालकर मुझे बताओ कि कौन है वह डेरिंगबाज लड़की जिसने मल्होत्रा खानदान के बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर उसके बारे में पता नहीं चला तो तुम दोनों को मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। वसुधा जी की बात सुनकर संजय जी और करण जी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उन्होंने मन ही मन कहा, बिना किसी गलती के मां हमें घर से निकाल लेंगे, जबकि क्लब जाकर गलती इस नालायक ने की थी। पर यह सब उनकी वसुधा जी के मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर ओम जी की तरफ देखा, पर ओम जी ने अपने कंधे उचकाकर कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। करण जी और संजय जी तो पहले से ही जानते थे कि उनके पापा कभी उनकी मां के खिलाफ जाकर उनका साथ नहीं देने वाले। इसलिए दोनों भाई दौड़ते हुए घर से बाहर क्लब से सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक से उनकी टक्कर अंदर आ रहे अक्षय और पीहू से हो गई। पीहू तो साइड में चल रही थी, पर अक्षय और संजय जी का सर इतनी जोर से आपस में लगा कि दोनों के सर में दर्द होने लगा। अक्षय ने घूरकर अपने पापा को देखा और कहा, क्या आप अभी से अंधे हो गए हो? संजय जी ने घूरकर अक्षय को देखा और कहा, अंधा किसे कहा, मैं अभी भी जवान हूँ। संजय जी की बात सुनकर अक्षय ने कहा, तो फिर ठीक से चल क्यों नहीं रहे हो? आप अभी मेरा सर फोड़ दिया और कह रहे हो कि मैं अभी भी जवान हूँ।
ठीक से चलो वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कमर लचक जाए। संजय जी ने घूर कर अक्षय से कहा, अभी मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले ही तुम्हारी दादी ने हमें बेवजह पनिशमेंट दी हुई है, इसलिए हमें जाने दो। इतना कहकर वह बाहर निकलने को ही हुए। अक्षय ने अपनी आईब्रोज को सिकोड़ते हुए कहा कि पनिशमेंट कैसी? संजय जी ने उसे बताया कि साहिल के साथ किसी लड़की ने जबरदस्ती की थी। यह सुनकर पीहू दौड़ते हुए सीधा अंदर भाग गई और अक्षय अजीब नजरों से अपने पापा को देखने लगा। उसने कहा, क्या आपको लगता है जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी कोई लड़की उसके करीब भी आ सकती हैं? संजय जी ने लाचारगी से कहा, ये तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, पर तुम्हारी माँ, चाची और मेरी माँ ये बात मानने से रही। उन्होंने हमें बस 1 घंटे का समय दिया है क्लब से सीसीटीवी फुटेज लाकर उस लड़की को ढूंढने का, इसलिए अब हमें जाने दो वरना हमें इसी घर से बाहर निकालने की धमकी दी है तुम्हारी दादी ने। अक्षय ने अपने पापा को रोकते हुए कहा, आप रुके, मैं किसी को फोन करके यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लाने को कहता हूँ। अक्षय की बात सुनकर संजय जी ने खुशी के साथ कहा, सच में तू मेरा ही प्यारा बेटा है? अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, और रियली क्या आप ही वो नहीं है जो बार बार कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह स्मार्ट नहीं हूँ जो कि आपको लगता है कि आप हो, पर असल में हो नहीं। अक्षय की बात सुनकर संजय जी ने मुंह बनाकर, तेरी तो तारीफ करना गलत है, इतना कहकर वापस चले गए। वहीं पीहू जैसे ही अंदर गई, साहिल छोटे बच्चों की तरह पीहू से लिप्ट लिप्ट कर रोने लगा। उसका साथ देने के लिए पीहू भी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। दोनों देवर भाभी के रोने की आवाज सुनकर त्रिमूर्ति माताओं ने भी रोना शुरू कर दिया था। वही अक्षय, संजय जी, करण जी और ओम जी ने जब ये देखा, तीनों का सर दर्द से फटने लगा। अक्षय ने थोड़ा गुस्से में चिल्लाकर कहा, आप सब ये सब बंद कीजिए, और फिर उसने साहिल की तरफ देखा कर कहा, और क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई है तो क्या लड़की तुम्हारे ऊपर चढ़कर बैठ गई थी? अक्षय की बात सुनकर साहिल और हड़बड़ा गया, पर फिर उसने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाते हुए वसुधा जी से लिपट कर कहा, दादी देखो ना, भाई को मेरी कोई फिक्र नहीं है, रात को यह भाभी को लेकर चले गए थे मुझे वहां पर अकेला छोड़कर। इतना कहकर वह फिर से लिपट लिपट कर रोने लगा। फिर उसने रोते हुए कहा, दादी अगर भाई मुझे भी साथ ले जाते तो मेरे साथ यह हादसा ही नहीं होता, वही सारा इल्जाम खुद पर डालता। देख, अक्षय ने गुस्से से घूर कर साहिल को देखा। इससे पहले कि अक्षय कुछ कहता, वसुधा जी ने गुस्से से अक्षय पर चिल्लाते हुए कहा, तुम नालायक लड़के, अभी के अभी पता लगाओ कि कौन है वह जिसने मेरे मासूम के साथ यह सब किया है, वरना मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी और मेरी बहू यहीं पर रहेगी। इतना कहकर उन्होंने पीहू का हाथ पकड़ा। वहीं ये सुनकर अक्षय का दिमाग खराब हो गया बेवजह, अब उसे भी इस सब में घसीटा जा रहा था। कुछ देर बाद सब लोग बैठकर सीसीटीवी फुटेज आने का इंतजार कर रहे थे। साहिल भी अब अपने मगरमच्छ के आंसू बहा बहा कर थक चुका था, इसलिए वह शांत होकर बस वसुधा जी के बगल में बैठा हुआ था। उसके दूसरी साइड में कृपा बैठी हुई थी और उसका सर वसुधा जी की गोद में था पर आ रही थी। वही संगीता जी अपने हाथों से कटा हुआ सेब खिला रही थी। साहिल मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि आज उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने कितना बड़ा नाटक किया है जानेमन, तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी पागल फैमिली तुम्हें मजबूर कर देगी मुझसे शादी करने के लिए, वैसे भी तुम काफी इंटरेस्टिंग। इतना सोचकर साहिल मन ही मन मुस्कुराने लगा। वही अक्षय गुस्से से घूरकर साहिल को देख रहा था क्योंकि वह अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के इंतजार में बैठा हुआ था, क्योंकि वसुधा जी ने सबको यहाँ पर जबरदस्ती बिठा कर रखा हुआ था। तभी उन्हें बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा तो वहां से सात्विक और अवनी आ रहे थे। अवनी के हाथों में कोल्ड ड्रिंक थी जो कि वह पीते हुए आ रही थी।
अवनी ने जब सबको इस तरह से बैठे हुए देखा तब उसने कहा, क्यों बैठे हुए हो? तभी उसका ध्यान साहिल की तरफ गया, जिसे काफी ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था और सब घर की औरतें उसकी खातिरदारी में लगी हुई थी। ये देखकर अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, यह आप सब क्या कर रही हो? मेरे इस गधे भाई को इस तरह से सर पर क्यों चढ़ा रही हो? उसने इतना कहा ही था कि वसुधा जी ने गुस्से से कहा, तुम नालायक लड़की, चुप रहो। तुम कल रात को मेरे प्यारे पोते को अकेला क्लब में छोड़कर क्यों आ गई थी? देखो क्या हो गया मेरे मासूम से बच्चे के साथ। इतना कहकर उन्होंने प्यार से साहिल के माथे पर हाथ फिराया। वही ये सुनकर अवनी ने मुंह बनाकर कहा, और हो भी क्या सकता है, इस नमूने के साथ जरूर फिर से किसी गर्लफ्रेंड ने चप्पल जूते से मारा होगा। अवनी ने इतना कहा कि कृपा जी ने रोते हुए कहा, तुम्हारे भाई के साथ एक लड़की ने जबरदस्ती की। वही यह सुनकर अवनी जो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, उसके मुंह से कोल्ड ड्रिंक का फवारा सात्विक के चेहरे पर उड़ गया। सात्विक ने गुस्से से घुरकर अवनी को देखा। वही अवनी जोर जोर से हंसने लगी। उसने हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, क्या कहा आपने? वही सात्विक का ध्यान भी अपनी मां की बातों पर गया और वह भी चीखने लगा, क्या कहा आपने? दोनों भाई बहनों का रिएक्शन देखकर संगीता जी ने रोते हुए कहा, तुम दोनों ने सच सुना। हमारे मासूम साहिल का एक लड़की ने फायदा उठा लिया, वह भी दिन दहाड़े। वही अपने घर वालों की बात सुनकर अवनी और सात्विक तो जैसे पागल ही हो गए थे। अवनी ने चिल्लाकर कहा, आप सब लोग पागल हो गए हो? ये भाई कुछ भी कहानी बनाकर आप सबको सुना रहे हैं और आप सब इस तरह से मान रहे हो जैसे आप सब ने अपनी आंखों से देखा हो। अवनी की बात सुनकर साहिल अचानक से वसुधा जी की गोद से उठा और उसने झट से अपने शर्ट के बटन फाड़कर अपनी शर्ट निकाल दी। उसकी हरकत देखकर अक्षय ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर मेरी बीवी भी हैं। इतना कहकर उसने पीहू को अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दे। साहिल के पूरी बॉडी पर काटने और नोचने के निशान देखकर घर के सभी लोग हैरान हो गए। साहिल ने फिर से नकली आंसू बहाते हुए कहा, माँ देखो, अभी तक मैं ये सब छुपा रहा था, पर इसको मुझ पर यकीन नहीं है। मेरी सगी बहन होकर यह मुझ पर यकीन नहीं करती। माँ, इतना कहकर साहिल जाकर कृपा जी से लिपट गया। वहीं कृपा जी ने गुस्से से घुरकर ने कहा, तुम नालायक लड़की, तुम्हें मैं 1 महीने के लिए पॉकेट मनी नहीं दूंगी। तुमने मेरी मासूम बच्चे पर शक किया। वही यह सुनकर अवनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है जो आप मेरी पॉकेट मनी बंद करवा रही हो? उसने इतना कहा ही था कि वसुधा जी ने कहा, तू चुप कर वरना 2 महीने की पॉकेट मनी नहीं मिलेगी तुझे। अवनी ने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि साहिल ने अपने नाटक में अपनी पूरी फैमिली को फंसा लिया था। वही सात्विक घूर घूर के अपने भाई के बॉडी पर बने निशानों को देख रहा था। तभी दरवाजा एक बार फिर से खुला और अक्षय का आदमी, जो कि सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए क्लब गया हुआ था, वह अंदर आया। उसके हाथों में फुटेज देखकर पूरी मल्होत्रा सामने कूदकर खड़ी हो गई, यहाँ तक कि साहिल भी, क्योंकि उसे भी अपनी जानेमन का नाम जानना था।